हमें लगा था कि चीजें बहुत खराब हो रही हैं और इन चीजों को ठीक करना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, रोटी, बेटी, माटी, जल, जंगल, जमीन, जानवर, खेत, खेड़ा, खाप, इन सब चीजों की व्यवस्थाओं को बिगड़ते हुए देख करके जब दर्द होने लगा तो समाज में निकले कि ऐसे कौन लोग हैं जिनको ऐसा ही दर्द और है। और बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में पढ़ा करते थे कि हमसे पहले भी लोगों को यही दर्द थे, इसी व्यवस्था से प्रताड़ित लोग थे, इसी तरीके से दुखी लोग थे, या लोग दुखी थे तो उनके दुख को देख करके कुछ महात्माओं ने, कुछ लोगों ने अपने जीवन को इस काम पे लगा दिया। तो उसी प्रेरणा पे ऐसे क्रांतिकारियों को ढूंढने के लिए हम लोग घर से निकले। तो हमें कुछ लोग मिलने लगे, और जब लोग मिलने लगे तो सवाल आने लगे कि कैसे होगा। ये कैसे होगा का जवाब ढूंढते ढूंढते एक पॉइंट पर हमें समझ में आया कि कैसे होगा वाले पॉइंट पे तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि करना क्या चाहते हैं, और करना क्या चाहते हैं से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि कहां पर खड़े हैं, और जहां पर खड़े हैं और जहां पर जाना चाहते हैं वहां खड़े हैं। जिस जगह पर समाज है वहां दिक्कत क्या है, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है भैया इस तरीके से चलने में, ये देखना पड़ेगा। वो दिक्कत क्या है ये समझ में आएगा तो कारण क्या है ये समझना पड़ेगा। कारण क्या है समझने के बाद ये कैसे होगा ये समझ में आएगा। जाना कहां है समझने के बाद, जाना कहां ये समझ पहले आएगा, कैसे पहुंचा जाएगा ये समझ बात चौथे नंबर पर आएगा, और फिर बात आएगी कि इसको कौन करेगा। कौन करेगा हमने देखा भाई, जिसको हमने सिस्टम दे रखा है वो करेगा। सिस्टम किसको दे रखा है, मास्टर जी को दे रखा है। ना सरकारी को टेंशन है ना प्राइवेट को। फिर वकील साहब न्याय की देखेंगे, वो तो पैसे के लिए काम करते हैं। जज साहब भी इसी तरह से, पुलिस वाला भी इसी तरह से। देखा जिसको, मतलब समाज के तंत्र में बैठा नेता हो, अधिकारी हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, डीसी हो या कोई भी हो, हर कोई ये कह रहा है कि हमें ऐसे करना है। समझ रहे हो कि हम तो भाई नौकर हैं, हम तो ये कर सकते हैं। तो एक बात समझ में आई कि भाई बाहर का तो कोई आदमी करने से रहा, जो स्टेक होल्डर है वही करेगा। मुझे लगा मैं कर दूं, मेरा अकेले का तो काम नहीं है, सबको साथ लेना पड़ेगा, सबको समझ नहीं है। जिसका काम समझ देने का था उसने समझ दी नहीं, उसको समझाने के लिए टाइम लगता है। टाइम इतना लगता है कि उसको समझाने से बात बन भी नहीं रही है। उसको समझाने के चलो, जब तक अगले को समझाओ पिछले वाला भूल जाता है, जब तक तीसरे को समझाओ पिछले दो भूल जाते हैं। अब समझाते समझाते आगे जाओ, जब तक चक्कर मार के आओ तब तक वो फिर शून्य मिलते हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है। तो बदलाव तो इस तरह से कभी होगा नहीं। हम एक जगह एक गांव में बैठ के बदलाव का सैंपल बनाने लगेंगे तो बाकी सारे ऐसे ही पड़े रहेंगे, उनका वास्ता तो कहीं और पड़ेगा। यहाँ पे सर चीजें ठीक है, लेकिन जहां उसकी बेटी की शादी हो रखी है, जहां बेटे की शादी हो रखी है, जहां पढ़ने के लिए जाता है, जहां खेलने के लिए जाता है, जहां से सामान आता है, जो उसका किसान जुड़ा हुआ है, जो डॉक्टर जुड़ा हुआ है, जो वकील जुड़ा हुआ है, तो सारा तंत्र वैसा है। तो जब इसको समझने लगोगे तो यार ये तो गड़बड़ है, तो यहाँ की गड़बड़ ठीक करने के लिए तो यहाँ की भी करनी पड़ेगी, यहाँ की भी करनी पड़ेगी, यहाँ की भी करनी पड़ेगी, मेरे गांव की भी, मेरे जिले की भी, दूसरे जिले की भी, दूसरे स्टेट की भी, दूसरे देश की भी, पूरे विश्व की करनी पड़ेगी। तो ये कैसे होगा भैया? नहीं, बता दो आप। अपना गांव ठीक करके नशेड़ी दूसरे गांव में हो, और बेटा आपका घूमने गया हो, बेटिया आपकी बाहर गई हो, सुरक्षित रहे क्या? अगर वहां खराबी है तो मतलब मुझे मेरा बच्चा बचाना है तो मुझे आपका बच्चा बचाना पड़ेगा। ये समझ में आया मुझे, और जब ये समझ में आया तो फिर मुझे ये भी समझ में आया कि बचाने के लिए ये सिरदर्दी मेरी तो नहीं है आपके बच्चे को बचाने की, लेकिन आपके बच्चे को बचाना मेरी मजबूरी है। तो फिर अपन एक काम कर लेते हैं, एक डील कर लेते हैं कि मैं तुम्हारे को बचा लेता हूं, तुम मेरे को बचा लो, है? दोनों के बच जाएंगे, दोनों के बच जाएंगे ना इस चक्कर में। एक ही बचाना है ना, मेरे को अपने बचाने से बचने के चांसेस कम दिख रहे हैं, खाली अपने को बचाने के। फिर मेरे हाथ में अगर एक ही बचाना है तो मैं आपके वाला बचा लेता हूं और आप मेरे वाला बचाओ, तो दो बच जाते हैं। ये वाला मेरे को समझ में आया कि ये वाला पॉइंट अगर समझ में आता है तो पूरा देश एक दूसरे के बच्चे बचाने पे लग जाएगा, तो उसका बच्चा ऑटोमेटिक अपना बच्चा बचा लेगा, मतलब वो अपने बच्चे को बचा लेगा। अब इसको समझने के लिए उस देश को बताएगा कौन? मेरे को बताऊंगा तो भाषण तो सुनने का किसी के पास टाइम नहीं है, आपको तो घर तक जाना पड़ेगा, रसोई तक जाना पड़ेगा। भाषण सुनने का समय नहीं है, वीडियो सुनने का किसी के पास टाइम भी नहीं है,
वीडियो सबकी पहुंच में भी नहीं है। और जिसको ये बात समझ में आएगी, और किसको आएगी ये बात समझ में, मालूम है? ये बात किसको समझ में आएगी हमारे वाली बात? जो समय देगा ना जी ना, जिसको दर्द होगा, ना दुख है उसको समझ में आएगी, जिसको दर्द समझ होगी उस बात। ये उसको समझ में आएगी जिसका कॉमन सेंस जिंदा होगा। कॉमन सेंस किसका जिंदा है? कॉमन सेंस किसका जिंदा है आज के टाइम पे? जो स्कूल में ज्यादा नहीं गया है, जो कॉलेज में ज्यादा नहीं गया है, जो नौकरी पे ज्यादा नहीं गया है, जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, और अगर है तो ईमानदारी से कमाया हुआ है, जो प्रकृति से जुड़ा है, जो जमीन से जुड़ा है, जो खेत से जुड़ा है, खलिहान से जुड़ा है, गांव से जुड़ा है, घर से जुड़ा है, समाज से जुड़ा है, वो आदमी पहले से ही जुड़ा है। जो खेत खलिहान से जुड़ा है और कॉमन सेंस जिंदा है, वो ऑलरेडी काम कर रहा है, वो अपने अपने एरिया को बचाने के लिए कर रहा है। तो मैंने देखा ये घूम करके कि जो काम मैं यहां कर रहा हूं आप अपने वहां कर रहे हो पहले से ही। तो फिर मैंने एक बात सोची कि एक बढ़िया मौका ये है कि ढोल लेकर निकल लेते हैं, ढोल लेकर निकलते हैं। जैसे वो गांव में अनाउंसमेंट करने वाला निकलता है ना, वो क्या कहता है? सुनो 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 गांव वालों, मैं देवेंद्र बलारा जनता सरकार मोर्चा से आपके गांव में आया हूं। मैं ये बताने के लिए आया हूं कि मैंने एक सपना देखा है जिसमें जल जंगल जमीन जानवर का फैसला लोकल आदमी करने लगे, जहां पर रोटी बेटी खेती और माटी का सम्मान हमारा हो, जहां खेत खेड़ा खाप की व्यवस्था हो, जहां शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म से पूंजीवाद और व्यापारवाद का खात्मा हो। मैं अपने बच्चे को नशा मुक्त अपराध मुक्त समाज देना चाहता हूं। मैं अपने बच्चे के लिए एक ऐसे समाज की परिकल्पना करता हूं जो सह-अस्तित्व पर आधारित हो। अगर कोई गांव में ऐसा आदमी हो जो ऐसा ही सपना देख रहा हो तो मेरे साथ आ जाओ। आज चौपाल पे शाम को 4 बजे इकट्ठा होंगे। जब सुनो 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 जानते रहो। अगर ऐसा हम चिल्ला चिल्ला करके पूरी गली में जोर जोर से गाएंगे, पूरे गांव में घूम जाएंगे, तो शाम को चौपाल पे मुझे नहीं लगता कि 0 आदमी आएगा जिसको अपना बच्चा बचाना हो। है डबली बजा के चलेंगे ना। अच्छी देखो बताएं कैसे कि हमारा ये सपना और हम ये करना चाहते हैं, बताना पड़ेगा। अब मैं अगर निकलूंगा तो मैं एक दिन में 1 गांव 2 गांव 4 गांव, लेकिन उसमें भी समझा नहीं पाऊंगा, केवल बुला के भाषण दे पाऊंगा। तो हर गांव को समझाने के लिए हर गांव में लोग होने चाहिए, हर गांव के लोग होने के लिए हर गांव तक पहुंचना चाहिए, और वो बात उसी एंगल से पहुंचनी चाहिए। इसीलिए हमने पहले तो ऐसा सपना देखे वाले लोगों को चिल्ला चिल्ला करके पूरे भारत से इकट्ठा किया। इकट्ठा करके हमने 53 ट्रेनिंग लेवल 1 की करी, जिसमें 200 300 250 500 150 लोग आते रहे। लगभग 12,000 लोगों से छटनी करके ये अभी हमारे लोगों को काम दिया हुआ है। करीब ये 650 लोग हमने इस तीसरी ट्रेनिंग में, एक एजुकेशन की एडवांस ट्रेनिंग, एक टीम 200 की ट्रेनिंग और ये टीम 500 की ट्रेनिंग, 3 ट्रेनिंग करके लगभग टोटल 1000 आदमी हमने पूरे हरियाणा से छांट करके यहां पर बुलाए हैं, जो हरियाणा के 7000 गांव में जाने वाले हैं। और हर गांव से मिनिमम 10 लोगों की, 10 नहीं वैसे तो टारगेट तो 16 का है, क्योंकि 16 में एक चीज पर एक बंदा काम करे ऐसे लोग निकालने हैं। क्या क्या है? रोटी बेटी माटी, जल जंगल जमीन जानवर, खेत खेड़ा खाप है, शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म। इन पर एक चीज पर एक आदमी तो कम से कम ऐसा हो जो इस पर चर्चा करने के लिए निकले। सारे काम सबने नहीं करने, एक बंदे ने एक करना, जिसका इंटरेस्ट हो उसने करना। तो लास्ट टारगेट ये है कि हर मुद्दे पर बात करने वाले गांव के अंदर कम से कम 15-16 लोगों की बिना वेतन बिना लाभ के समाज के लिए काम करने वाले फौजियों की, काम करने वाले क्रांतिकारियों की एक टीम तैयार करने का सपना देखा, ताकि वो हमारे बच्चों को बचाने के लिए दूसरे के बच्चों को बचाने का काम करे और उनके बच्चे भी उसमें बच जाए, इतनी समझ उनकी हो जाए। तो इसके लिए हर गांव में जाने के लिए इन लोगों को इकट्ठा किया है कि यहां से एक टीम बिल्डिंग,
कि जब आप गांव में जाओगे तो वहां से उस इंफॉर्मेशन को कैसे अपनी टीम तक पहुंचाओगे, टीम ने जो जानकारी देनी है कैसे वहां तक पहुंचाओगे, वहां किसी चीज की किसी समझ की आवश्यकता है तो वहां आदमी रिसोर्स पर्सन कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, हमें किसी चीज की जरूरत है तो गांव से सलाह और सुझाव और सहायता कैसे मंगाई जाएगी, कोई काम कंप्लीट करने के लिए हमें कितने लोगों की आवश्यकता है, वो लोग कहां कहां फैले हुए, इस पूरी जानकारी को इकट्ठा करने के लिए ये लोग उस पर काम करेंगे। और इस पे काम करने के लिए उनको जिस जिस चीज की जरूरत पड़ती रहेगी, जैसे लोगों की समझ की जरूरत पड़ती रहेगी। आपने 3 दिन से आप यहां पर हैं, 24, 25 और 26, आज कितनी तारीख हो गई? 27, चौथा दिन है। 4 दिन में आपकी ट्रेनिंग कितने बजे शुरू होती है? सुबह 4 बजे शुरू होती है, 4 बजे। और असली ट्रेनिंग वहीं चलती है। यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं होती। यहाँ वाला माल तो यूट्यूब पे मिल ही जाएगा, आज नहीं तो कल को। वो वाला नहीं मिलेगा कहीं पर भी, वो कहीं नहीं मिलेगा। तो ये जो ट्रेनिंग सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 से 11 बजे तक कॉन्टिन्यूअसली एक एक सेकेंड आप लोग तैयार हो रहे हो, इस तैयारी का जो पर्पस है वो ये है कि किसी तरह से समाज में एक बात बता दी जाए कि जीने का केवल एक ही तरीका है, जो हमें डॉक्टर सूजन ने भी बताया है कि सब कुछ सर्कल में होगा तो बच पाएंगे। सब कुछ सर्कल में होगा तो बच पाएंगे। यदि लीनियर हो जाएगा ये तो एक ही तरफ सब कुछ चला जाएगा और एक तरफ वाले खाली हो जाएंगे। यानी कि सह अस्तित्व के बिना, को एग्जिस्टेंस के बिना, कि मेरे होने का आपको अगर फायदा नहीं होगा तो मेरा अस्तित्व मिटना तय है, क्योंकि फिर आपके होने से मुझे फिर नुकसान होगा। आपके होने से नहीं होगा तो किसी और के होने से होगा। यानी कि हमारे होने का अगर सृष्टि के अंदर मौजूद किसी भी चीज के ऊपर नेगेटिव असर हो रहा है तो अल्टीमेटली मैं अपनी अगली पीढ़ियों के सर्वनाश की तरफ जा रहा हूं। इसी चीज को पूरी तरह से समझने के लिए हमने एक 7 दिन का संगोष्ठी प्रोग्राम रखा है, जिसमें हम उन लोगों से अपनी समझ को विकसित कर सके जिन्होंने जिंदगी में किया है, जिनके अनुभव हैं, जिन्होंने महसूस भी किया है और उनके सामने क्या क्या चुनौतियां आई हैं और हमको उन्होंने क्या समझा है और हम उससे क्या समझ ले सकते हैं और आगे अगली पीढ़ियों को क्या डिलीवर कर सकते हैं, ये समझने के लिए हम लोग यहां बैठे हैं। हम सब उन किए हुए लोगों से सीखने के लिए यहाँ आए हैं। उन्हीं में से एक हमारे कुमार प्रशांत जी हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो आकर के हमें यहाँ से आगे बढ़ने का या कहीं से कहीं जाने का कुछ बताएं कि भाई हम क्या करें, कैसे जिए, क्या रास्ता हो, हमारे बड़ों ने क्या कहा, आपकी समझ क्या कहती है और हम जिस काम पे लगे हैं उसमें हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, अपने आप को डेवलप करने में, अपने आप को मॉडिफाई करने में, अपने आप को सीखने के लिए बढ़ाने में हम और क्या कर दें और किसके पास जाए और किससे रिक्वेस्ट करें और किसके आगे प्रार्थना करें, क्या किया जा सकता है। दैट इज द क्वेश्चन और यही दर्द है और इसके समाधान के लिए ही आपसे उम्मीद है कि आप हमें गाइड करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, जो जुल्म की टक्कर में संघर्ष है, हम तब जीतेंगे जब सब जीतेंगे। जय हिंद। जय जवाहर। ज्यादा भाषाएं जानते हैं, लेकिन एक बात हम सब लोग जानते हैं कि ये देश का चेहरा 22 भाषाओं से बना है। सबका सम्मान करना है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है, कोई राष्ट्रभाषा और कोई छोटी भाषा, ऐसा नहीं है। ये सब हमारे देश की भाषा है। इनका सम्मान भी करना है और इनको सीखना भी है, जहां तक सीख सकें। हमारे देश में एक बड़े गांधी जी के बाद के विचारकों में हुए जिनका नाम विनोबा भावे है। वो दुनिया की हर भाषा जानते, भारत की नहीं, दुनिया की हर भाषा जानते, ऐसे जानते थे कि उसमें आपसे बात कर सकते हैं। फिर उनको पता चला कि इंग्लैंड में एक बड़े फिलोसोफर है बर्नार्ड शॉ, जिन लोगों ने अपनी टीम ने मिलकर के एक नई भाषा बनाई है जिसका नाम है एस्पिरेंटो।
और वो कहते हैं कि आगे आने वाली दुनिया इसी भाषा में बात करने वाली है, तब अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, बंगाली सब मिट जाएगी, एक ही भाषा रहेगी। तो जब उनको ये पता चला तो उन्होंने बर्नार्ड शॉ को चिट्ठी लिखी, भैया वो भाषा सिखाओ मुझको जिसको तुम कह रहे हो कि भविष्य की भाषा है। तो भाषा सीखी उन्होंने और फिर बर्नार्ड शॉ को लिखा कि भाषा चलेगी नहीं, ये तुम लोगों के मन की बात है लेकिन ये चलेगी नहीं, क्योंकि भाषा चलने के लिए क्या क्या होना चाहिए वो सब समझाए। कहने की गरज ये है कि ये संभव है कि एक आदमी कई सारी भाषाएं जाने, और जितनी ज्यादा भाषाएं तुम जानोगे उतने तरह से तुम हिंदुस्तान को पहचान पाओगे। तो वो जो दो बातें गांधी जी ने कही थी, वो दो बातें हमारे लिए दिशा की तरह है कि भाई आजादी को अगर पूरा करना है तो ये सारे भी हिस्से हैं जिनको जोड़ करके हमको अपनी योजना बनानी है। और देश के भाषा के बारे में, देश की संस्कृति के बारे में, देश की परंपराओं के बारे में समझ भी बनानी है अपनी, और उसको सम्मान के साथ देखना है। ये भी आजादी की पहचान। इसलिए जब हम कहते हैं कि गांव की तरफ जाना है, तो गांव तो सिंबल है ना। आबादियां तो शहर में शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन गांव क्या है? गांव हमारी जड़ है, जहां हम सबकी जड़ है। चाहे हम कई पीढ़ियों से शहर में रहते हैं, लेकिन जड़ हमारी गांव में है, क्योंकि हम लोग औद्योगिक सभ्यता की संतान है। औद्योगिक कहता हूं, खेतिहर सभ्यता की संतान है। खेत से शुरू हुआ है सभ्यताओं का, की शुरुआती खेत से हुई, जमीन से हुई। इसलिए गांव में जब हम रहते हैं तो अपने सहज रूप में रहते हैं, जहां हमारी जड़ है, हमारे रिश्ते हैं, हमारी परंपराएं हैं, उन सब से जुड़कर हम अपने गांव में रहते हैं। उखड़ गए हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि उखड़े नहीं हैं, योजना पूर्वक उखाड़ दिए गए हैं। क्योंकि जो औद्योगिक क्रांति हुई दुनिया में, अभी लंबा नहीं करूंगा मैं उसको, लेकिन ये सब भी समझने की जरूरत है कि एक औद्योगिक क्रांति हुई दुनिया में, जिसका केंद्र इंग्लैंड में था, जहां से मशीनें शुरू होती हैं, जहां से पहला भाप का इंजन बनता है। ये जो मशीनें आई दुनिया में, उस औद्योगिक क्रांति ने यह समझा कि ये आदमी अगर गांव में रहेगा, इकट्ठा रहेगा, अपनी परंपराओं में, अपनी जड़ों में रहेगा, तो ये हमारे काम नहीं है, हमारे मन माफी काम करेगा नहीं। इसको महीने की तनख्वाह देकर इससे 30 दिन निचोड़ कर काम लेना संभव नहीं है अगर ये गांव में रहेगा। इसलिए उसने योजना बनाई और कारखाने बिठाने शुरू किए गांव से कहीं दूर, और हम लोग को उखाड़ उखाड़ कर कारखाने तक ले गया। कारखाने के अगल बगल में बस्ती बना दी, टाटा की बस्ती बन गई। जमशेदपुर नाम का शहर है बिहार में, वो पूरा टाटा के कारखाने के गिर्द गिर्द में बसा हुआ शहर है। जब तुम अपनी जगह से जड़ से उखड़ कर आ गए वहां, तो अब उनकी मुट्ठी में आ गए। अब तुमको सैलरी देते हैं, तुमको रहने का एक घर भी देते हैं। घर के भी क्लासिफिकेशन है, बड़े बाबू का घर कैसा, छोटे बाबू का घर कैसा, मजदूर का घर कैसा, सब बनाया हुआ है। उसी में जाकर तुमको फिट हो जाना है। तुम कुछ बदल नहीं सकते हो, तुम कुछ नया नहीं कर सकते हो। एक बनी हुई मशीन में एक पुर्जा की तरह तुम फिट कर दिए जाओगे। ये औद्योगिक क्रांति है। उसने आदमी को गुलाम बनाने के लिए अपनी जगहों से उखाड़ दिया। तो ये गुलामी तब आई थी जब ईस्ट इंडिया जैसी कोई कंपनी आई और उसने भारत के राजाओं को हराया और उस पर कब्जा कर लिया। समय बदल गया। अब इतना आसान नहीं है कहीं उतनी दूर से आकर के कितने बड़े देश को लड़के हराना और उस पर कब्जा करना, बड़ा मुश्किल काम। तो उस गुलामी ने अपना रूप बदला। उसने क्या कहा, कुछ ऐसा रास्ता निकालो कि आदमी जहां है वहीं गुलाम बना कर रखा जाए, इतनी दूर क्या करना। तब ये औद्योगिक क्रांति हमारे सामने आई। ये मिल, कारखाने, दफ्तर, ऑफिस, सरकार वगैरह वगैरह सब बनने लगी। पहले सरकार का ये रूप नहीं था, कोई दूसरे तरह की सरकार होती थी राजाओं के जमाने में। रूप वही रहा, लेकिन चीजें बदल दी। अब हम और भी ज्यादा गुलामी में जकड़ गए।
इसलिए गांधी या उनके रास्ते सोचने वाले जो क्रांतिकारी हैं वो कहते हैं कि नहीं, आदमी को अपनी जड़ की तरफ वापस जाना पड़ेगा, तभी आजादी की लड़ाई हो सकती है। इसलिए गांव की तरफ लौटो। तो गांधी जी के एक बड़े शिष्य थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने गांधी जी को लिखा कि आप क्या बकवास करते हैं, मैं भी भारत के गांव में जाता हूँ, गांव है क्या, अंधेरे में डूबे हुए, अज्ञान में डूबे हुए गोबर के ढेर की तरह। इनके वजह से कौन सी नई चीज बन सकती है जो आप बार बार कहते हो गांव की तरफ जाओ। तो गांधी जी ने उनको लिखा कि मैं जिस गांव की कल्पना करता हूं वो गांव आज धरती पर है नहीं। मैं तो एक ऐसे गांव की कल्पना करता हूं जिसमें हर तरह की सुविधा जो मनुष्य को जीने के लिए जरूरी है, हर तरह का ज्ञान जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है, वो सब जहां उपलब्ध होगा, लेकिन परस्पर सहयोग से होगा। मैं ऐसे इकाई की कल्पना करता हूं जिसको मैं गांव कहता हूं। इसलिए मेरी कल्पना के गांव तो मेरी कल्पना नहीं है, लेकिन वो कल्पना साकार इन्हीं गांव में होने वाली है जिसको तुम गोबर के ढेर कहते हो। इसलिए हम गांव की बात करते हैं। इस बात को खूब सफाई से समझिए कि गांव जो है ये नए प्रारंभ के केंद्र हैं, क्योंकि यहीं पर हम सब की जड़ें हैं। ये लड़ाई है, अगर समझनी हो तो ये लड़ाई है आदमी को अपनी जड़ों की तरफ वापस ले जाना और उसको आजादी का केंद्र बनाना। अभी एक वोट मिला है हाथ में, कैसा मिला है, क्या मिला है, वो कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम सबको एक वोट दिया गया है। हम जाकर बटन दबाते हैं, अब तो बेचारा दबाने से भी कुछ नहीं होता है, लेकिन दबाते हैं और सरकारें बदलते हैं, वगैरह वगैरह होती है। मेरी इसकी बहुत दुश्मनी है। मैं हमेशा कहता हूँ भाई बोलना चाहते हो तो स्टैंड पर लगा के, तो हम हाथ में भी पकड़े और बोले भी बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो इसलिए लड़ाई क्या है इसको समझ लेने की जरूरत है, और ये बड़ी एकदम साफ सामने है, कहीं दूर नहीं है, एकदम दिखाई देती है। इसीलिए इसी गांव की राख में, धूल में ये नेता लोग घूमते हैं 15 दिन 20 दिन चुनाव का प्रचार करने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि सत्ता तो यहीं से निकलेगी, इन्हीं लोगों के बीच में से निकलेगी, इसलिए ये लोग इस तरह का काम करते हैं। इसलिए आगे लड़ाई का ये स्वरूप है जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा फिर जब भी समय रहेगा तो। लेकिन आप लोगों के दिमाग में ये बात अभी से दौड़े कि इस तस्वीर में हम कहां बैठते हैं। अगर ये तस्वीर है तो आपको समझ में आई क्या? आप इसमें अपना कोई रोल देख पाते हैं क्या? तब हमने जो पहला प्रश्न आपसे क्यों, कैसे और क्यों, क्या कहा था मैंने? क्या, क्यों और कैसे, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो अभी से आप सोचेंगे तो हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। कोई भी चीज हम जब बनाते हैं तो क्या करते हैं? पुरानी चीज को तोड़ते हैं तो नई चीज बनती है कि नहीं है? हमेशा कहते हैं भाई कुछ बनाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो क्रांति के इतिहास में भी आप पढ़ेंगे कि पुरानी व्यवस्था को तोड़ना और तोड़ देने के बाद नई व्यवस्था को खड़ी करना, ये क्रांति की प्रक्रिया रही है। मैंने कहा था आप लोग नोट करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा बात करने में। ये प्रक्रिया है क्रांति की। तोड़ेंगे, तोड़ते हुए चले जाएंगे और फिर जब ताकत आ जाएगी तो जोड़ करके नया खड़ा करेंगे। इसमें बड़ी घपला, बड़ा मुश्किल हुआ जो बात देवेंद्र जी अभी कह रहे थे,
हम लोगों से, उसी बात को मैं आपको दूसरी तरफ से कह रहा हूं कि समाज में सिर्फ आप ही नहीं हो, दूसरे लोग भी हैं। समाज में सिर्फ देवेंद्र नहीं है, और भी कई इंद्र हैं जो रात दिन हमको समझाते हैं कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, ये एकदम ठीक ठाक चल रहा है ना। प्रधानमंत्री हर दिन बोलते हैं देश आगे बढ़ा जा रहा है, इतना आगे बढ़ा जा रहा है कि देश पीछे रह गया, वो आगे चलेगा। तो देश आगे बढ़ा जा रहा है कहने वाले लोग भी हैं, ये समझाने वाले लोग भी हैं कि नहीं बहुत अच्छा चल रहा है, गड़बड़ क्यों कर रहा है। अभी कल मैं दिल्ली में जिस कार्यक्रम में था, वो कोई 60 दिन की एक यात्रा थी जो राजघाट बनारस से शुरू हुई, पद यात्रा, और चलते हुए कल राजघाट दिल्ली पहुंचे। क्या क्या बात थी वो नहीं कहता हूँ, लंबी बात हो जाएगी। लेकिन आप जानते हैं जहां भी आप इस तरह का कार्यक्रम करते हो तो पुलिस से परमिशन जाना पड़ता है। तो पुलिस के यहाँ गए कहने के लिए कि भाई राजघाट पे हम प्रार्थना करने वाले हैं। बोला क्यों राजघाट पे आइएगा प्रार्थना करने? हमने कहा प्रार्थना करने की जगह यही है, गांधी जी की समाधि पे प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? बोले नहीं नहीं, राजधानी क्षेत्र में मना है। हमने कहा गांधी जी के यहाँ प्रार्थना करना भी मना है, तो आप क्यों प्रार्थना करना चाहते हैं? तो हमारे साथी ने कहा कि भाई समाज में शांति बनी रहे, सद्भावना हो, सब लोग सुखी संपन्न रहे, इसकी प्रार्थना करना चाहते हैं। तो बोले आज नहीं है, इतनी तो शांति है, हम तो कहीं चूं चपड़ भी नहीं होने दे रहे हैं, सब शांत है, तो आप किस शांति की बात कर रहे हैं? ऐसा समझाने वाले लोग भी हैं समाज में। तो उस प्रक्रिया में जो मैंने आपसे कहा तोड़ करके आगे निकल जाना और फिर बाद में आकर के नया बनाना, उस प्रक्रिया में गड़बड़ क्या होने लगी कि जब तुम तोड़कर आगे जाते हो तो ये जो दूसरे तरह की ताकतें हैं वो तुम्हारे तोड़े हुए को अपनी तरह से बना लेती हैं। फिर जब तुम लौट कर आते हो तो पता चलता है यहाँ पे दूसरा माल खड़ा हो गया है, तब तुमको समझौते करने पड़ते हैं। गांधी जी ने कहा नहीं, ये प्रक्रिया ठीक नहीं है। मैं जिस प्रक्रिया की बात करता हूं उसमें तोड़ना और बनाना साथ साथ चलेगा, यानी नए मूल्य समाज में डालते रहना पड़ेगा, पुराने मूल्य तोड़ते रहना पड़ेगा। ये साथ में चलने वाली प्रक्रिया है। गांधी जी दुनिया के वो अकेले क्रांतिकारी हैं पूरे क्रांति के इतिहास में जो गुलामी में बैठा हुआ है, गुलामी से आजाद होने की लड़ाई लड़ रहा है, अंग्रेजों को हटाने की। लेकिन किताब लिख रहा है कि मेरा देश आजाद होगा तो शिक्षा कैसी बनेगी, यहाँ उसकी किताब लिख रहा है। अरे आजाद भी नहीं हुए हो, आजादी कहीं दूर दूर तक दिख भी नहीं रही है, तुम क्यों बना रहे हो ये किताब? कहते हैं नहीं, मेरा देश जब आजाद होगा तो उसके पास एक ब्लूप्रिंट तो होना चाहिए कि भाई शिक्षा कैसी बनाएंगे। वो कहते हैं हमारे सरकार बनेगी, कोई सरकार तो होगी, वो रहेगी कैसे, उसका नक्शा बनाता हूं। आप कल्पना कर सकते हो, वो आदमी उस समय सोच रहा है जो आजादी कहीं दिख भी नहीं रही है कि नहीं आजाद होंगे तो फला फला बात करनी पड़ेगी। इसको कहते हैं तोड़ने के साथ साथ जोड़ने का नक्शा भी सामने रखते जाना। इसलिए लड़ाई अंग्रेज से लड़ रहे हैं और दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हरिजनों का मंदिर में प्रवेश होना चाहिए। अरे हरिजनों का मंदिर प्रवेश से आजादी का क्या लेना देना? ये कहते हैं गंदे मन से आजादी में कैसे आओगे? मन साफ करो, इंसान को बराबर समझना सीखो। कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, कोई मंदिर ऐसा क्यों हो जिसमें कोई इंसान प्रवेश नहीं कर सकता हो? तब वो मतलब क्या हुआ? तो कह दिया आज से मैं किसी मंदिर में जाऊंगा नहीं जिस मंदिर में हरिजन नहीं जाता, तो मंदिर में जाना बंद कर। क्यों? देश का मन नया बनना चाहिए। आजाद होंगे तो मन का भी तो कुछ होना आजाद रहे। गुलाम का मन लेकर के आजादी में जाओगे कैसे? इसको कहते हैं तोड़ना और बनाना साथ साथ चलाना। ये एक नई क्रांति की प्रक्रिया है जिसको गांधी ने हमारे सामने रखने की कोशिश की। जितने तरह के प्रेरणाएं कहो, अगर कठिन शब्द न लगे तो, जितने तरह की चीजों से मनुष्य प्रेरित होता है, हाँ, लेकिन जितने तरह की प्रेरणाएं हैं, ठीक,
ठीक ठीक। गांधी कहते हैं कि एक मनुष्य जितने तरह की चीजों से प्रेरित होता है उन सब को छूने वाली प्रक्रिया बनानी पड़ेगी, एक काम कर देने से नहीं होगा। सिर्फ कोई कहे कि भाई बहुत शोषण होता है इसलिए आर्थिक क्रांति हो जानी चाहिए, तो गांधी कहते हैं जरूर हो जानी चाहिए, लेकिन आर्थिक क्रांति को पचाने वाला समाज भी बनाना पड़ेगा। समाज पुराना बना रहे और तुम आर्थिक क्रांति नहीं कर दोगे तो उसको जगह ही नहीं मिलेगी समाज में। उसको स्वीकार करने वाला समाज बनाना पड़ेगा। तो जितने तरह की प्रेरणाएं हैं, तो कितने तरह की प्रेरणाएं हैं मोटे तौर पे दिखती हैं। आप अपने मन में इसकी कल्पना करो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमको छूती हैं, जो हमको लगता है कि भाई ये बदलना चाहिए। उन सब में बदलाव करेंगे तो क्रांति पूर्ण होगी। सिर्फ एक अंग्रेज को हटा देने से क्रांति नहीं होती है, आजादी भी नहीं आती। ये गांधी जी ने कहा भी और हम अनुभव भी कर रहे हैं कि आजाद तो हुए फिर भी आजाद नहीं हुए। मतलब समग्र नजर अपनी होनी चाहिए चीजों के बारे में। उस समय 7 लाख गांव थे, जैसे हरियाणा के हर गांव के लिए एक आदमी तैयार कर रहे हैं। जब आजादी हमको मिली तो भारत के 7 लाख गांव थे, तो पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। तो गांधी जी ने कहा कि 7 लाख गांव में मुझको 7 लाख जिंदा शहीद खोजने। सब याद करें, शहीद नहीं खोज रहे। शहीद तो शहादत हो गई, खत्म हुआ। वो कह रहे जिंदा शहीद चाहिए, यानी जो शहीद की भूमिका में रोज दिन काम करेगा कि खत्म हो जाएंगे तो हो जाएंगे, इस काम से हटना नहीं है। जिंदा शहीद, इनके ही शब्द में इसलिए जोर से कह रहा हूं। मुझको 7 लाख गांव के लिए 7 लाख जिंदा शहीद इकट्ठे करने हैं। कांग्रेस की बात मैं नहीं जानता हूँ, कांग्रेस जाने की इसको रहना है कि नहीं रहना है। आजादी मिल गई, कांग्रेस का क्या काम है। लेकिन कांग्रेस वाले अगर कांग्रेस रखना चाहते हैं तो वो जाने। मेरा मिशन अब यह है कि आजाद भारत के 7 लाख गांवों में 7 लाख ऐसे आदमी खड़ा कर दूं जो मनुष्य की संपूर्ण आजादी से कम किसी भी बात में समझौता करने को तैयार नहीं। ये काम है जो करना है, जिसकी एक कड़ी है, जिसके लिए देवेंद्र जी आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं, जिसके लिए मैं देवेंद्र जी का दीवाना बना हूँ। मैं उदाहरण देता हूँ कि हम लोग भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। एक और लड़का है जिस दिशा में काम कर रहा है, वो कहाँ तक पहुँचा है, उसके क्या एक्सपेरिमेंट्स हैं। इसलिए भी मैं अपने साथियों को मैंने आज यहाँ आने के लिए कहा, जो वर्धा में हमारे साथी हैं, कि आकर बैठो और सुनो ये प्रयोग क्या हो रहा है, कहाँ पहुँचा है, क्या निष्कर्ष है, कहाँ कमी दिखती है। क्योंकि हर प्रयोग कदम दर कदम ही करता है, सीधे शिखर पर नहीं पहुँचता। तो बहुत बड़ा प्रयोग है, लोकतंत्र को असली बनाने का प्रयोग है। लोकतंत्र 2 शब्दों के मेल से बना है, लोक और तंत्र। इसको जोड़ते हो तो लोकतंत्र होता है। यानी 2 ताकतें हैं इसमें, एक लोक की ताकत है और एक तंत्र की ताकत। इन दोनों का मेल हो तो लोकतंत्र बनता भी है और चलता भी है। हमारे यहाँ क्या हुआ है कि इस लोकतंत्र में तंत्र जो है वो राक्षस की तरह बड़ा हो गया, जिसको देखकर डर लगता है, और लोग जो है वो सिकुड़ते सिकुड़ते कहाँ चला गया है उसको खोजना पड़ता है। तो एक ऐसे गाड़ी की कल्पना करो जिसका एक चक्का इतना बड़ा हो और एक चक्का इतना बड़ा हो, तो गाड़ी चलेगी? गाड़ी को ठीक से चलने के लिए जरूरी है कि दोनों चक्के उसके बराबर हो। ऐसा बेमेल चक्के वाला लोकतंत्र हम लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें एक तंत्र है जो रोज दिन ज्यादा से ज्यादा ताकत अपने हाथ में खींच रहा है, और हम लोग भी ताली बजाते हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है। सरकार मजबूत होनी चाहिए, सरकार जितनी मजबूत होगी हम उतने कमजोर होंगे। ये अजीब सा रिश्ता है। ताकत जहां इकट्ठी होगी, केंद्रित होगी, बाकी सब जगहों से ताकत खींचकर वहां चली जाएगी।
इसलिए इस तंत्र की ताकत से लड़ना, इस तंत्र की ताकत को छीनना और अपने लिए नहीं छीनना, पूरे समाज में बिखेर देना इसका, ऐसा कोई तंत्र बनाना है। कैसे बनेगा, कैसे होगा, इसकी एक शास्त्र है बना हुआ, उसकी भी चर्चा हमको करनी चाहिए, कैसे ये किया जा सकता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, आपके सोचने के लिए सवाल छोड़ देता हूँ आपके बीच में, कि हम लोगों को तुम कहते हो पिछले 70-72 साल से कि भाई आइए और हमारे पार्टी के 5 लोग खड़े हुए हैं, इसमें से एक को वोट दीजिए, जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो जीत जाएगा, वगैरह वगैरह। यानी तुम हमारी इतनी अकल समझ मानते हो कि हम सही आदमी का चुनाव कर सकते हैं। तुमने जिनको खड़ा किया, हमसे तो पूछा नहीं, चाहे कांग्रेस खड़ा करे, राहुल जी खड़ा करे, मोदी जी खड़ा करे, जो कोई खड़ा करे, वो तो आपस में तय करके खड़ा करते हैं ना। तो हमसे कहते हैं भाई 4 जोकर खड़े कर दिए, इसमें से कौन सा जोकर पसंद है तुमको? मैं कहता हूँ भाई कभी हमको भी जरा जोकर चुनने का अधिकार तो दे दो। अगर हमको इतने अकल है कि हम तुम्हारे जोकरों में से पसंद कर सकते हैं, तो हम अपना जोकर खुद ही खड़ा कर लेते हैं। हो सकता है ना, हमको अगर कहें कि भाई आप ही अपना उम्मीदवार चुन लो, तो मैं हमेशा कहता हूं जिसका वोट उसका उम्मीदवार, ये लोकतंत्र का अगला कदम। कैसे होगा? लोग हमसे बहस करते हैं आकर के कि तुम बेवकूफी भरी बात आप कहते हो, लोग कैसे अपना उम्मीदवार चुन सकते हैं? उसकी एक पूरी प्रक्रिया हमने बताई, समझाई उनको, देखो इस तरह से कर सकते हैं। दुनिया में कई जगह इसके छोटे छोटे नमूने हैं। मैंने अपने देश में कम से कम 4 प्रयोग मैंने किए हैं कंस्टिट्यूएंसी में जाकर के, लोक उम्मीदवार कैसे खड़ा किया जाए, जिसका वोट है उसका उम्मीदवार। इसमें से उसकी ताकत थोड़ा हम छीनते हैं। तो एक एक कदम क्या क्या सोचा जाए जिससे वो जो ताकत केंद्रित हो गई है वहां, वो जनता के बीच में जाए, लोग निर्णय करने लगे, लोग सोचने लगे। ये लोकतंत्र का अगला स्वरूप है, जो लोग को की ताकत को बड़ा बनाएगा, तंत्र की ताकत को कम करेगा। तंत्र किसका, ये बहुत महत्व का नहीं है, कभी कभी महत्व का हो जाता है, जैसे अभी हो गया, क्योंकि मैं रात भी इस कोशिश में हूं कि इस तंत्र को उखाड़ फेंकना है, इसलिए कि ये नीम के ऊपर करेला चढ़ा हुआ है। तंत्र अपने आप में नीम का पेड़ है, जिसको हम काटने में लगे थे, उसमें करेला और चढ़ गया। तो क्या करे, करेला को पहले काटो, तो वो भी होता है, लेकिन तंत्र अपने आप में ही करेला है, उसका विकल्प ढूंढना है। लोग को इतना मजबूत बनाओ कि वो तंत्र की ताकतें अपने पास ले जाए। मान लो, कल्पना करके सोचो कि जितनी सत्ता केंद्रित है दिल्ली में या मुंबई में, जितनी संपन्नता केंद्रित है, पैसा जितना उनके हाथ में है, जितने अधिकार उनके हाथ में है, वो सब निकल जाए वहां से, तो कोई वहां टिकेगा? तुम कल्पना करके खुद ही सोच के देखो, अगर कल को ये हो जाए कि वहां पर कोई पावर नहीं है, वहां पैसा भी नहीं है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सबके पास आना होगा, भैया तुम प्रधानमंत्री बन जाओ कुछ समय के लिए। कहेगा नहीं मैं नहीं बनूंगा। और आज मार है प्रधानमंत्री बनने के लिए, क्योंकि मालूम है कि वहां चाबी है जो अपने हाथ में आ जाएगी। फिर जो चाहो करो, राम मंदिर बनाओ, मस्जिद तोड़ो, मस्जिद बनाओ, मंदिर तोड़ो, सब चलेगा, क्योंकि चाबी अपने हाथ। हम कहते हैं वो चाबी जो है वो दरअसल में हमारी है, तुमने वहां दबा दी। वो निर्णय की चाबी, वो संपन्नता की चाबी, वो रिसोर्सेज की चाबी सब गांव में अगर पहुंच जाए, तुम कुछ नहीं रहोगे। इतने सारे प्रश्न हैं जिनके बारे में बहुत गंभीरता से सोचना है, एक एक कदम तय करना है। उससे भी जो बड़ी बात तय करनी है वो है अपनी प्रतिबद्धता तय करनी है। ये बात अगर समझ में आती है, ये प्रेरित करती है, इसमें तुमको स्वाभिमान दिखाई देता है, तो फिर दूसरा रास्ता कैसे पकड़ सकते हैं? जिंदगी निकल जाती है। क्रांतियां जो है वो ऐसे बैठे बैठे होती नहीं,
लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है तो परिवर्तन का एक पन्ना खुलता है। इसीलिए मैंने कहा आजादी की जो लड़ाई हुई 48-47 में जो मिला हमको, उसको छोटा नहीं समझना, बहुत बलिदानों पर आई है। उतना सा परिवर्तन लाने के लिए इतने बड़े बलिदान करने पड़े। तुम तो इतना बड़ा रहना चाहते हो, देवेंद्र रहना चाहते हैं कि मुश्किल लगती है कि होगा कैसे, लेकिन ये बात अगर समझ में आ गई तो चुटकी में हो जाएगी। इसीलिए शिविर होता है। समझ ही समाधान। तो समझ की जो तलवार है वो तलवार इतनी तेज और मजबूत होनी चाहिए कि एक ही बार में गर्दन कटे। ऐसी तलवार लेकर घूमने से क्या फायदा जो मारने से काटती भी नहीं है। तो अपने विचार इतने शार्प, इतने मजबूत और उसकी अभिव्यक्ति इतनी सुंदर होनी चाहिए कि सामने वाला समझे कि तो हथियार दे गया मुझको, अभी चलाना भर बाकी है। तो बस अभी यहाँ अपनी बात खत्म करता हूँ। इसको सोचिएगा, इसको हम लोग बात चर्चा करेंगे। बहुत धन्यवाद। अब कुमार प्रशांत जी को हम तो खैर क्या ही कहें, मतलब एक बार जोरदार तालियों से धन्यवाद अर्पित करते हैं। इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कुमार जी ने बोला है जिससे आप सहमत नहीं है? सारे पॉइंट से सहमत हूँ। कोई पॉइंट से सहमत नहीं है? कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पर अपनी ट्रेनिंग्स में चर्चा नहीं हुई है? सब पर हुई है। सब पर हुई है, यानी कि आधा काम हमने आपका कर दिया, मतलब इस पे चर्चाएं हो चुकी है। समझ का तलवार थोड़ा तीखा करना है इधर से, इसीलिए 7 दिन हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, धार लगा रहे हैं। धार लगाने पे तलवार उठा लाए हैं, उसका साइज चेक हो चुका है, तलवार चलाना सीख रहे हैं और धार तेज कर रहे हैं। वो धार तेज करने के लिए वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो हमारे पास नहीं था, वो इसीलिए बुलाए गए हैं। कोई दिल्ली से, कोई बैंगलोर से, कोई अकोला से, कोई कहीं से। वो आप लोग हमको घिस करके हमें तेज करेंगे और फिर जैसे आप चलाएंगे, जिसको काटना चाहते हैं काटने के लिए सारी तलवार हाजिर है। हाजिर है? अरे है कि नहीं है? एक बार बताना, भारत के ओंकार है, जनता ही सरकार है, भारत के ओंकार है, जनता ही सरकार है। अगर सामने से कोई आया तो हिसाब बराबर कर दिया जाएगा, है ना? लेकिन सबसे पहले एक बात याद रखनी होगी, ये क्रांति जो घटित हो रही है ये भीतर होगी, आंतरिक होगी, चेतन मन में, अवचेतन में, आत्मा में है। जुड़ से भीतर का जो गाढ़ है इस खाल से अंदर के, बाहर शांति होगी, अंदर प्रेम होगा। और क्योंकि लड़ाई सत्य की है और सत्य पर अपना पूरा जीवन खपाने वाले महात्माओं की भूमि पर और उनके चरणों में हम लोग बैठे हैं। इसलिए हमको यह मालूम है कि सत्य एक है, अलग हो ही नहीं सकता। अगर गांधी ने सत्य पर काम किया है और भगत ने सत्य पर काम किया है और कुमार भाई सत्य की बात करते हैं, आप सत्य की बात करते हैं, मैं सत्य की बात करता हूं, अगर बात सत्य की हो रही है, तरीका कहने का कितना ही अलग हो, लेकिन सत्य केवल एक होगा। किसी की जबान से निकले, किसी दौर में निकले, किसी तरह से निकले, सत्य एक ही होगा। उसको पाने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। मानते हैं आप इस बात को? वो एक ही है। इसीलिए
आपको किस किस को ये लग रहा था कि कुमार भाई तो हमारी ही बात कर रहे हैं कि हमको क्या करना है, पहले से ही तैयार कर रहे हैं? लग रहा था। ओ सिसोदिया जी कह रहे अरे ये कुमार जी हमको सुन ही रही थे क्या 3 दिन से? यही और था मन में। आपके भी किस किस के थे मन में यही? हाँ बोलोगे जरूर आप, मुझे पता है। यहाँ पे हाँ चलते रहो मैं करता हूँ। सार्वजनिक जीवन में जब हमने प्रवेश किया तो हमने ऐसे माध्यम से शुरू किया, गांधी के प्रति हमारे अंदर वो घृणा भरी गई। आरएसएस में थे। लेकिन जिस दिन हमने राजीव दीक्षित को सुना, भाई राजीव दीक्षित जी को, तो उन्होंने गांधी के बारे में भी हमको नकारात्मक से सकारात्मक किया। तो राजीव दीक्षित को सुनने के बाद हम गांधी जी को इतना ही जानते थे जितना राजीव भाई ने हमको बताया। लेकिन आज जब हमने प्रशांत जी को सुना तो आज हमको ये लगा कि गांधी जी का जो काम रह गया है, बीच में जो छूट गया था, उस गांधी जी के काम पर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। ये आज प्रशांत जी को सुन करके हमको लगा कि हम तो जो भारत की अधूरी आजादी या वो रह गई उसको पूरा करने में हम उस रास्ते पर चल रहे हैं। असल में इस देश में बड़ी गड़बड़ है कि ये कह रहे हैं कि जो गांधी जी का काम अधूरा रह गया था उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, गांधी जी असल में हमारे लिए काम कर रहे थे। ठीक है, और हमको अपनी अगली पीढ़ी के लिए ये काम कंटिन्यू करना है, क्योंकि वो हमें बता कर गए हैं कि भाई वो तो जी चुके थे, वो तो हमारे लिए कर रहे थे, तो उनका काम नहीं था, वो काम हमारा ही था। वो हमारे पिताजी और हमारे दादाजी, उनके दिमाग में किसी तरह से उन लोगों ने कुछ घोल दिया और उनकी सोच को थोड़ा झोल दिया, और उस चक्कर में उनके लिए गलत रास्ता खोल दिया और उनको ये देश बर्बाद करने का रोल दिया है। ये बर्बाद जब हो चुका तो अगली पीढ़ी को समझ में आया कि पिताजी को जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, तो अगर अभी जो हमको करना चाहिए वो नहीं करे तो हमारे ना करने का भुगतान करना पड़ेगा हमारी औलाद को। तो इसीलिए ये करना हमारी सबकी मजबूरी है और हम आनंदित हैं, है कि नहीं जी। मौज में कौन नहीं है बताओ? है? दिखाने खड़े होके मौज में कौन कौन है? कौन खड़े होके पूछ रहा हूं। देखो सुनते तो हो ही नहीं, सुन ही नहीं रहे क्या कह रहा हूँ। खड़े होने में इतना टाइम लगाओ, इतनी देर में तो लट बच जाएंगे। बैठ जाइए तो सारे ही है, अभी 2-4 रह गए पसरे हुए हैं। तो असल में ये काम तो हमारा ही है और हमारी ही जिम्मेदारी है, समझ, क्योंकि ये सारा पंगा केवल नासमझी में हुआ है, और अगर प्रॉब्लम नासमझी है तो समाधान समझ है, और अगर हम समाधान का हिस्सा नहीं है, हम ही समस्या है, तो समस्या ही हम हैं। तो हम कम से कम समस्या ना हो, हमारी औलाद कम से कम हमको ना कहें कि बापू तुमने नाश किया, मतलब बापू वो नहीं, हम, हमारे गांव में बापू पिताजी को बोलते हैं कि बाबू तूने नाश कर दिया, वो ना कहें, अपने उस पाप से पीछा छुड़ाने के लिए ये करना हमारी मजबूरी है। और गांव में जाकर जब सच बताओगे तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, आज हमने सपना देखा है हर गांव से 10 आदमी तैयार करने का। अगर आपने थोड़ा सा समय शिद्दत से लगा दिया, समझ के साथ, आप 10 मांगोगे ना, गांव में 100 खड़े होंगे। क्योंकि अपनी सामाजिक जीवन की यात्रा में मैंने आज तक एक आदमी नहीं देखा जो अपने बच्चे को जानबूझकर नरक की गर्त में डाल रहा हो। फर्क सिर्फ एक है, उसे मालूम ही नहीं है कि वो जो कर रहा है वो रास्ता गलत है, और अगर उसे पता है कि गलत है
तो उसे सही रास्ता नहीं पता, और अगर उसे सही रास्ता पता है तो उस पे साथ चलने वाला कोई नहीं है, और अगर साथ चलने वाला है तो कोई दिक्कत आएगी तो क्या समाधान होगा। तो जो दिक्कतें आएंगी, और लास्ट में अगर ये लड़ाई लड़ते लड़ते भी अगर हमारे में से कोई शहीद हो जाएगा, डरते किस चीज से हैं कि आजाद चंद्रशेखर आजाद ने देश के लिए जान दी, वो आदमी अंग्रेजों से लड़ते हुए मर गया, रास्ता उसका कोई भी हो, उसके माथे पर उसको आतंकवादी कह करके और देश के अंदर इस तरह के माहौल बना दिए कि उसकी मां को मजदूरी करनी पड़ी, लोगों के गोबर के पुपले पाथने पड़े, पुपले बेच बेच कर रोटी खानी पड़ी, और अंत में उस लेवल पर चली गई। तो लोगों को लगा कि क्रांतिकारियों के परिवारों का बुरा हाल होना है। तो ये चेक करने वाले लोगों ने अगर ये व्यवस्था बना ली कि यदि आप जीते जी अपने देश के लिए काम करेंगे तो जिस मर्जी हालत में अपने परिवार को पालो, लेकिन अगर देश के लिए करते हुए मर मिटते हो, जेल जाते हो, कुछ भी करते हो, तो आपके परिवार की गारंटी जनता सरकार मोर्चा लेता है कि आलीशान जिंदगी जिएगा। इसलिए जिंदा शहीदों की ऐसी फौज तैयार हो रही है कुमार भाई, एक्चुअली हो रही है। हमने एक सिस्टम बनाया है, 1000 लोग हमारी फैमिली में तैयार हो गए हैं कि कोई भी आदमी यदि इस क्रांति में शहीद होगा, जीते जी हम कोई मदद परिवार की नहीं करेंगे, आत्महत्या कोई करेगा हम कोई मदद नहीं करेंगे, परंतु यदि समाज का काम करते हुए किसी को कोई भी हानि होगी, जेल जाएगा या फिर मौत की प्राप्ति होगी, तो 1000 लोग, हर आदमी, हर घर, उसके परिवार को हर महीने 100 यानी 1 लाख रुपया महीना उसके घर जाएगा, जब तक उसका बच्चा समाज में स्थापित नहीं होगा, जब तक वो वापस देने लायक नहीं हो जाता। तो हमारे इस यात्रा में जानबूझकर मरने वालों की बड़ी टोली आने वाली है। भाई अगर मेरे जाने के बाद मेरा परिवार सुरक्षित रहता है और एक खुशनुमा माहौल में रहते हैं, 4 साल 60-70 ट्रेनिंग और इतने सारे काम, इसकी सबसे बड़ी खासियत मैं आप सबके सामने बताऊं, अगर इसकी सबसे बड़ी खासियत यह रही है, हमारे पास पहले दिन से लेके आज तक कार्यक्रम के शुरू करने टाइम पे 10,000 से ऊपर रुपया नहीं होता है, 0 रुपए से शुरू करते हैं और एक कार्यक्रम आज तक नहीं रुका है। पहली खासियत ये है। दूसरी खासियत ये है हमारे इस कार्यक्रम की कि आज तक किसी भी बंदे को अगर कहीं पर धर्मशाला या किसी जगह पर रुके हैं तो कमरों में कोई ताला आज तक नहीं लगा, कोई कुंडी आज तक नहीं लगी, कोई बैग आज तक किसी का कहीं रखा नहीं गया, किसी का आज तक एक मोबाइल के चार्जर की केबल भी गुम नहीं हुई। ये सबसे दूसरी अचीवमेंट है हमारी। और तीसरी बड़ी खासियत थी, एक बार पूनम ही बोल रही थी मेरे को, एक यात्रा से आए ना, बोली औरतों की नजर ना बड़ी शार्प होती है, सिक्स सेंस बड़ी चलती है। मैंने बोला कि वो बोलती है कि मुझे ना जब भी हम मोर्चे में जाते हैं ना तो ये फील नहीं होता है कि मैं मर्दों के बीच बैठी हूं। मैंने कहा क्या मतलब है? बोली नहीं मतलब गैर मर्दों के बीच बैठे, ऐसा लगता है जैसे परिवार के बीच बैठे हैं। मतलब एक भी आज तक महिला को, बहन को, माँ को, चाची ताई जो भी यहां पर आई है, किसी को भी आज तक ये महसूस नहीं हुआ कि इस मोर्चे में 3 दिन तक टिकने वाला आदमी, जो पहली ट्रेनिंग हमारी 3 दिन की होती है, अदरवाइज पहली ट्रेनिंग के मतलब ट्रेनिंग के पहले दिन में दम घुट जाता है उस आदमी का जिसके अंदर थोड़ा सा भी लोचा है, शाम तक वापस चला जाता है। वो कहता है मैं तो किसी के कहने से आया था। मैं क्या कहने से नहीं, भीतर आग लगी है, केवल वो अलाउड है, यहाँ बाकी कोई अलाउड नहीं है। यहाँ आने का हम पहले बताते हैं सबको, हमारे साथ लगने से तुमको कोई फायदा होने वाला नहीं है। घर से मर कर आ सकते हो तो आ जाओ, 1 पैसे का फायदा नहीं दूंगा, कोई उधार नहीं मिलेगी आपस में, कोई अगर गलती किया तो रगड़ दिए जाओगे, मैं उधार नहीं मांगूंगा, मैं किसी से नहीं कोई पैसे में डील करेंगे, हम लोग जेल जाएंगे, हमारी कोई ठेकेदारी नहीं है, मरोगे कोई ठेकेदारी नहीं है, जब तक आप इस ट्रेनिंग के, जब तक इस परिवार के हिस्से नहीं हो जाते। ऐसे नहीं कि आपने फार्म भर दिया और हम मोर्चे में शामिल, ना, समाज में जाके काम करोगे तो फैमिली का हिस्सा बनोगे, फैमिली के हिस्से के बाद की हमारी उसकी गारंटी, जीते जी हमारी कोई गारंटी नहीं है। इसके बाद भी शामिल होते हो, मरना चाहते हो, लट खाना चाहते हो तो आ जाओ, तब जाकर के वो इतने सारे परिवारों में से ये बोलने वाले लोग हैं, करने वाले लोग और हैं। जो 10,000 लोग हैं वो सारे के सारे वेट कर रहे हैं। ये वो लोग हैं
जो कल को अपनी बात कह सकते हैं, थोड़ी या ज्यादा, मतलब जैसा भी हो, खराब या सही जैसा भी हो, लेकिन ये खुद से गांव में उतर के, अब यहां से हम लोग 500 लोग, मतलब ये समझिए कि 7000 गांव हैं, एक आदमी को 14 गांव मिलने वाले हैं, एक गांव पूरा दिन वो घूमेंगे, एक गांव से 10 लोगों की टीम तैयार करेंगे, 7000 गांव से 70000 लोग दिसंबर के एंड तक करके 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर दादरी में हम इकट्ठे होने वाले हैं, ये टेस्ट करने के लिए कि हम कितने कामयाब हो पाए हैं बिना रुपए के, बिना खर्चे के। ये लाइन मैंने गलत बोल दी, बिना रुपए के, बिना खर्चे के नहीं। जितना रुपया खर्च होता है, जितना पैसा लगता है, जितने लोग आए होते हैं, ये देते हैं, इन्हीं का लगता है। मतलब ये पैसा भी देते हैं, जान भी देने को तैयार हैं, श्रम भी दे रहे हैं, और इनकी खूब बेइज्जती भी करता हूं, इज्जत भी ले लेता हूं। होती है कि नहीं? नहीं होती, फील ही नहीं होती। इनकी सारी इज्जत बेइज्जती वाली दोनों नस मार दी मैंने। इज्जत वाले भी मार दी, बेइज्जती वाले भी मार दी। तो ये ऐसे योद्धा है जो अब एक इस सत्य की और इस आजादी की, संपूर्ण आजादी की लड़ाई के लिए निकलने वाले हैं और योद्धाओं को निकालने वाले हैं। तो इसको क्रम को आगे लेके जाते हैं, उससे पहले थोड़ा सा जोश हम सब लोगों को देने का काम कर रहे हैं। किशोर भाई की जिम्मेदारी हम लगाते हैं, एक खूबसूरत सा गीत इनसे हो जाए और फिर प्रकाश गौरे जी हम लोगों को अगले निर्देशन देंगे। उसमें मैं एक ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि कुमार प्रशांत जी बैठे हैं और किशोर भाई जिन्होंने गांधी जी के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, 30 साल से जो यही आश्रम में रह करके खादी और इसको पहनते हैं, बनाते हैं, मतलब इनका व्यक्तित्व ही हमारे लिए उदाहरण है। इन्होंने वो जीवन जिया है जिसके लिए हम काम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम लोगों की ये 60-70 ट्रेनिंग हो गई है, उसमें अब तक किसी का पेन भी गुम नहीं हुआ, पेंसिल गुम नहीं हुई, कुछ नहीं। अभी इनका 5 रुपए थे, वो किसी ने उठाए नहीं होंगे, यहीं पड़े थे, किसी के पास पैसे गिर गए थे। इस तरह का माहौल कुमार जी ने बताया। मैंने राजीव भाई का लेक्चर में सुना, उन्होंने बताया जब वो गांधी जी के बारे में बता रहे थे कि गांधी जी ने जब अपना काम शुरू किया साउथ अफ्रीका के अंदर और उनको बाहर निकाल दिया गया, मुकदमा लड़ने के लिए गए थे, पगड़ी नहीं उतारी थी उन्होंने, तो उन्होंने कहा था वो पहले तो मैं इस कानून को बदलूंगा, यहाँ बाद में देखूंगा तुम्हारा मुकदमा कि पगड़ी क्यों पहन के नहीं जा सकता अंदर। गांधी जी ने 1915 के आसपास की घटना होगी। तो गांधी जी के जब वहां आंदोलन खड़ा किया, गांधी जी ने काम किया, वो बहुत लंबी प्रक्रिया उन्होंने करी। वहां भारत में आने से पहले हैं ये बातें गांधी जी। तो गांधी जी के बारे में एक रिपोर्ट इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के सामने रखी गई थी सीआईडी ने। उन्होंने कहा था कि इस व्यक्ति से आप नहीं लड़ सकते, उनके प्रधानमंत्री को। क्यों? क्योंकि हमने इसके सारे कार्यक्रमों को देख लिया। इसके कार्यक्रम में जो व्यक्ति आ जाता है और इसकी अगर वहां उपस्थिति हो तो इसकी उपस्थिति मात्र से लोगों के अंदर उत्साह और सत्य का संचार होता है, क्योंकि वहां कोई किसी तरह की गड़बड़ नहीं होती। ये उन्होंने रिपोर्ट पेश करी थी। इस तरह की एनर्जी का फ्लो वहां बन जाता है। तो आप जब भी गांधी जी से मिले तो उसकी आंखों में मत देखना, बिल्कुल आई कांटेक्ट मत करना। ये रिपोर्ट गांधी जी के बारे में थी। उसके बाद उस तरह का माहौल दोबारा से इस तरह की ट्रेनिंग में मुझे वो बात याद आ जाती है राजीव भाई की। मैं इसको प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, क्योंकि अब मैं इसमें हूँ, इसमें शामिल हूँ मैं इस तरह की घटना में। तो ये बहुत गजब का माहौल है और ये ईश्वरीय ऊर्जा के बगैर संभव नहीं है। धन्यवाद।